यहाँ आइए ना, यहाँ सीट खाली है, ऐसे में बैठिए ना, यहाँ तो सीट खाली है पूरा। वो देखिए कहाँ है, कहाँ है लड़का? उस बेंच में एक भी नहीं बैठा हुआ है। वहाँ भी एक बेंच खाली है, उस वाइट वाला, वहाँ बैठ सकते हैं। वहाँ से फेस टू फेस दिखाई देंगे हम। वहाँ देखिए, वहाँ वाइट वाला जो है, हाँ वहाँ से फेस टू फेस हम लोग दिखाई देंगे। चलिए तो हम लोग क्लास शुरू करें। थोड़ा सा रिकेप कर लें क्या क्या हम लोग पढ़े थे, क्योंकि एक सप्ताह बाद नाउन संज्ञा पढ़े थे, सर्वनाम पढ़ लिए थे, विशेषण नहीं पढ़े हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को पता होगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। मोबाइल चल रहा है किसी का। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाले भाई साहब गुड इवनिंग आप लोग को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़े थे, पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? हिंदी में भी 8 ही होते हैं। हिंदी में भी 8 ही। केवल सर्वनाम में मैंने कहा था, केवल सर्वनाम जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया कि 8वां जो भेद है वो सर्वनाम में नहीं होता है। बाकी वो केवल सर्वनाम में मैंने पढ़ाया था, जो जहाँ कर्ता ने कर्म को कारक के संदर्भ में सिखाया था। हम लोग चलते चलते सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में भी और हिंदी में भी समान होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि हिंदी में उसको 2 पार्ट में बांटा है और इंग्लिश में कोई पार्टीशन उसका नहीं किया है। तो हिंदी में इसलिए हम बता रहे हैं पार्टीशन, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है उस पर, तो आपको क्लियर कॉन्फिडेंस हो या इस पर आपको क्वेश्चन मिस ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द विकारी हैं और बाकी जो उधर 4 शब्द बचे वो अविकारी हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि संज्ञा, विकारी, ऑप्शन देगा विकारी, अविकारी, अव्यय या समुच्चय, कुछ ऐसा 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आप चुन सकते हैं कि संज्ञा विकारी है तो सर्वनाम विकारी है। 4 बोले ना कि 4 इधर से संज्ञा, क्रमशः संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण और विशेषण के बाद क्रिया। तो ये चारों के चारों विकारी हैं, बाकी जो उधर बचे 4 वो अविकारी हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो शब्द है, चाहे पर्यायवाची हो, लिंग हो, विलोम शब्द हो, मुहावरा हो, ये सब तो खुद भी आप लोग स्व अध्ययन से सीख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित हैं और उसी को केवल समझना है। ऐसे और भी उसमें बहुत सारे वर्ण है, तो वर्ण भी समझने की चीज़ है, शब्द रचना है तो भी समझने की चीज़ है।
तो वो सब देखेंगे हम लोग, जैसे टाइम मिलेगा उस ढंग से काम करेंगे। तो आज मैं विशेषण पढ़ा रहा हूँ। कौन शब्द विकारी या अविकारी? विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विशेषण, इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो विशेषण से, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि विशेष, तो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है। तो आमतौर पर यह धारणा है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला दे उसे विशेषण कहते हैं। मौसम चेंज होने के कारण थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, तो वो परेशान आप लोग होंगे क्या? नहीं, वही वाली टीचर जो पिछली बार आए थे वही टीचर हैं। वैसा नहीं समझिए कि वो पिछली बार कोई इनका छोटा भाई आ गया था, इस बार बड़ा भाई आ गया। उस बार थोड़ा भाववाचक संज्ञा हम ढके हुए थे, अभी तो हाँ विशेषता बतला रहे हैं। तो उसमें भाववाचक समझ गए होंगे। बूढ़ा से भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनता है? भाववाचक। तो उसमें आप यूं समझ लीजिए कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह विशेषण है। तो जब एक शब्द बोलता है, हम बार बार बोलते हैं कि शब्द की विशेषता बतलाता है। ज्यों ही संज्ञा बोलता है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि संसार में सब कुछ संज्ञा है, एवरीथिंग इज नाउन। इसका सीधा मतलब हुआ कि जो सबकी विशेषता बतला दे वही विशेषण है। क्लियर हुआ? और डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं, वो सब किताब में लिखा हुआ, परिभाषा की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। सुंदर लड़का नहीं होता, लड़की कर दो। अच्छा, लड़का। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हैंडसम और लवसम और प्रीटी और ब्यूटीफुल सबका अर्थ क्या है? सुंदर, स्मार्ट। हाँ, इंग्लिश में खाली होता है ब्यूटीफुल के लिए अलग प्रयोग होगा, प्रीटी के लिए अलग होगा, स्मार्ट के लिए अलग होगा, हैंडसम के लिए अलग होगा, लवसम के लिए अलग होगा, जबकि सबका मतलब सुंदर ही होता है। तो चूंकि अब मैं इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे लगता है टोपी लगाना चाहिए। तो ये सुंदर लड़का और इसमें कुरूप, सुंदर लड़की और कुरूप लड़का कर दें तो आप लोग कोई ऑब्जेक्शन हो? तो चलिए हम काला घोड़ा कर देते हैं, कि लड़का को थोड़ा सा इंसल्ट हो जाएगा, कुरूप करेंगे। तो सुंदर लड़की और काला घोड़ा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं सिखा रहा हूँ। चलते चलते तो एक सिखा दिए विकारी अविकारी, एक यहाँ पर और सीखिए जिसका नाम है विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण। एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है कि आपको दे देगा सेंटेंस, वाक्य दे देगा और कहेगा कि इसमें विशेष्य कौन है या विशेषण कौन है, या फिर कहेगा कि दिए हुए पद में से विशेष्य चुने, या फिर दे देगा कि दिए हुए पद में से या शब्द में से विशेषण चुनिए। शब्द नहीं, पद बोलेगा तो उसमें से चुनिए, विशेष्य चुनिए या विशेषण चुनिए। तो उसका जवाब एक लाइन में यह है कि जिसकी विशेषता बतलाए वह विशेष्य हो जाएगा और जो विशेषता बतलाए वह विशेषण हो जाएगा।
जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य, और जो विशेषता बतलाए वह विशेषण। ऐसे नहीं समझे तो सीधा समझिए कि जहाँ विशेषता विशेषण लगा हुआ शब्द दिखाई दे तो जो नाउन है वही विशेष्य है। संज्ञा होगी, जो संज्ञा होगी, जिस संज्ञा के साथ वो विशेषण लगाएगा वही संज्ञा विशेष्य हो जाएगी, और जो विशेषता बतलाएगा वह विशेषण हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब पूछ रहा है आपसे कि काला घोड़ा में विशेष्य कौन है? घोड़ा है, क्योंकि विशेषता बतलाया काला ने कि घोड़ा कैसा है, तो काला है। अब सुंदर लड़की में विशेष्य मांग रहा है आपसे कि सुंदर लड़की में विशेष्य, तो लड़की है क्योंकि लड़की की विशेषता बतलाया कि सुंदर है। तो एक विशेष विशेषण आप यहाँ सीख गए। जैसे अब यहाँ हम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए आप सीधे समझिए कि यह विशेष्य हो गया, घोड़ा और लड़की विशेष्य हो गया, और ये जो हो गया कोई दिक्कत उतारना है कि काम चल जाएगा? एग्जाम्पल उतार लीजिए। विशेष से विशेषण आप चुन लेंगे, और अब इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है इसका भेद, विशेषण के भेद। तो विशेषण के कहीं क्लियर भेद की संख्या नहीं दिया है, लेकिन मुख्य तौर पर विशेषण को 4 भाग में आप बांट सकते हैं, विशेषण का 4 भेद कर सकते हैं। तो विशेषण के भेद आप लिखिए। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के भेद। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। मुख्यतः 4। इसके लिए एक शब्द आप याद रखते हैं, जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट। तो जनरल स्टडी मतलब क्या होता है? सामान्य अध्ययन, और प्रैक्टिस सेट जो आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट। जी से ग मान लीजिए, एस से स मान लीजिए, पी से प, और फिर एस से स। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो GS PS ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, GS PS। तो इसमें पहला भेद आ जाएगा आपका ग से गुणवाचक। विशेषण बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं विशेषण ही ना पढ़ा रहे हैं, तो बार बार विशेषण नहीं लिखें, तो गुणवाचक विशेषण।
दूसरा में क्या हो जाएगा, स है तो संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा में क्या आ रहा है, प आ रहा है तो इसको परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण वाचक विशेषण। और चौथा में आ जाएगा स से, फिर चौथा में स आ रहा है ना, तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसको संगम सा करके भी याद कर सकते हैं, संगम सा। लेकिन अब यहाँ हम इस ट्रिक से चले तो इसलिए संगम सा के लिए पहले संख्याओं को लाना चाहिए, फिर मात्रावाचक लाना चाहिए। तो ये परिमाण जो देख रहे हैं ना, परिमाणवाचक, हम परिमाण लिख के ही छोड़ दिए, काम चल जाएगा जी। ये वाचक लिखना जरूरी है। हम शॉर्ट में काम करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा आपको, इसको मात्रावाचक भी कहते हैं, परिमाणवाचक को मात्रावाचक भी कहते हैं। हो सके ऑप्शन देने वक्त वो परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग ना करके मात्रावाचक का प्रयोग कर दे। इसलिए जिस शब्द से हम जो शब्द उसके लिए, उसके सब्स्टिट्यूट में आता है, उसके बदले में आता है, उसका प्रयोग हमें सीखना चाहिए। और सार्वनामिक विशेषण को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण इसको कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो दो नाम हुआ, परिमाणवाचक या मात्रावाचक, और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। क्योंकि शब्द से परिचित रहेगा तब ना, ऑप्शन देगा तो आप समझिएगा कि हाँ ये है, नहीं तो एक ही हम दे दें, सार्वनामिक दे दें और वहाँ सार्वनामिक ऑप्शन में नहीं डाला, वहाँ संकेतवाचक कर दिया, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसा लगेगा कि भाई जाना पहचान सब कुछ सामने है। तुलसीदास ने कहा था कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो सब पदार्थ इस संसार में है, कर्महीन जो है उसको प्राप्त नहीं होता है, और जो भाग्यशाली है उसको इजी में घर में सोए सोए सब कुछ मिल जाता है। ये भी भाग्य की और कर्म भाग्य की बात है। तो संकेतवाचक, यहाँ भी छोटा जो लिखते हैं ना, सो ऑनलाइन वाला को दिखाई नहीं देता होगा। हाँ भाई, गुड इवनिंग आप लोग को भी, शुभ संध्या। सब ठीक है? हाँ ठीक। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने कलम को विराम दे दीजिए और कलम को विराम दे दीजिए और माइंड को एक्टिव कर लीजिए। क्योंकि मैं पढ़ाने एक्चुअली आपको आता नहीं, मैं केवल समझाने आता हूँ। ये जितनी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब किताब में हैं, तो फिर टीचर की ज़रूरत क्या है? यदि लिखना ही है तो टीचर की ज़रूरत क्या? टीचर की ज़रूरत इसलिए कि जो आप इजी वे में नहीं समझ पाते हैं उसको थोड़ा इजी कर देना, समझा देना है, और कुछ नहीं करना है। किताब में तो है ही गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सब तो लिखा हुआ है। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गुण, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, कुछ भी हो, किसी का गुण बता दे। लेकिन केवल गुण ही नहीं बताता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, मतलब अच्छाई बुराई दोनों, जो उसकी विशेषता बतला रहा है। जैसे इसमें गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। क्या? गुण दोष भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, आकार प्रकार भी हो सकता है, दशा भी हो सकता है, दशा भी हो सकती है, दिशा भी हो सकती है। अब इसी में आपको थोड़ा सा समझना है कि किसी संज्ञा का गुण बता रहा है। जैसे अभी आप देखा कि अच्छा छात्र,
तो उसकी विशेषता। और बुरा छात्र, वो भी उसकी विशेषता ना। तेज विद्यार्थी और मंद बुद्धि विद्यार्थी या बुद्धिहीन विद्यार्थी, तो यह भी एक तरफ तेज भी कह रहा है, बुद्धिमान भी कह रहा है, दूसरी तरफ बुद्धिहीन भी कह रहा है। तो अच्छाई बुराई दोनों उसमें है। रंग रूप की बात है तो जितने भी रंग संसार में भगवान ने बनाए हैं वो सारे रंग गुणवाचक में आएंगे। जैसे एक आध गो रंग मालूम है, लाल, पियर, हरियर, उज्जर, बैगनी, सफेद, गुलाबी, क्या क्या। तो सारे रंग, चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब रूप, तो रूप तो अभी आपने तुरंत देखा था, झगड़ा किया था सुंदर और कुरूप पर। तो ये सुंदर कुरूप जो भी है वो सब रूप है। रूप समझते हैं ना। तो आकार प्रकार हुआ, किसी का आकार बड़ा होता है, छोटा होता है, प्रकार कोई मोटा ढंग का आदमी होता है, कोई एन सरस्वती जैसा पतला भी हो जाता है। तो उसमें दशा दिशा में आता है, कोई बीमार है तो कोई स्वस्थ है ना, उसकी दशा दिशा में आ जाता है, जैसे पूरब है, पश्चिम है, ये सब आ जाता है। संख्यावाचक, ये समझे कि नहीं, जो गुण दोष किसी व्यक्ति का, वस्तु का बताए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि एक मोटा आदमी सड़क पर कुश्ती लड़ रहा है, एक मोटा आदमी, तो इसमें मोटा शब्द कौन वाचक विशेषण है? गुणवाचक। और एक पतला आदमी आप लोग को पढ़ा रहा है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। वही प्रकार होता है, किस प्रकार का, किस ढंग का। प्रकार मतलब ढंग, किस ढंग का आदमी है, किस ढंग का क्या है, वही सब आता है। संख्यावाचक में आप जैसा कि नाम से ही जानते हैं कि जो संख्या का बोध करा दे, तो संख्या का जो बोध करा दे वो एक से भी संख्या का बोध होता है, दो से भी, 3, 4, 1000, 500, 25, 50 जो भी है सब संख्या है। इसके अलावा इसमें और भी है, कुछ कम, अधिक, ये सब भी है। और देखिए उतार रहे हैं ना, यही दिक्कत है, समझिए, थोड़ा सा समझिए ना। अभी आपको लग रहा कि इसे घिसा पिटल हम पढ़ लेती, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा थोड़े ही। आप भी ये समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तो बउआ तीसरा चौथा के लड़का को भी पूछेगा कि अच्छा 2 लड़के जा रहे हैं, इसमें 2 कौन वाचक विशेषण है, तो बता देगा कि 2 संख्या होता है तो संख्यावाचक विशेषण है। तो इतना इजी आपसे पूछ लेगा थोड़े। बच्चा को पढ़ाने वाला बनाना है उसको, तो इसलिए पहले समझिए, उसके बाद है ना आपको फिर जब हम माने इसके मेन थीम पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसा कि बताया मात्रा, तो मात्रा जैसे किसी चीज़ की होती है, तो इसमें आपको जो खास तौर पर नाप तौल, जिस वस्तु की नाप तौल हो सके, वो सारे धातु को भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। धातु का मतलब सोना, चांदी, लोहा, हीरा, जो आता है धातु, स्टील, ये ला सकते हैं मात्रावाचक में। लेकिन इसमें भी 1, 2, 3 लिखने चलते हैं तो दिन लिखाने लगता है। नहीं, 3,
4 और कुछ कम अधिक सब ज्यादा थोड़ा, यही सारे शब्द इसमें भी हैं, सब ज्यादा थोड़ा। अब यहीं से आपको दिमाग ठनकेगा, हाँ यहाँ यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कलम छोड़िए। जो संख्यावाचक विशेषण है वही सारा परिमाणवाचक भी है। जितने सारे शब्द संख्यावाचक विशेषण में आएंगे उतने ही सारे शब्द, खाली इसमें हमें एक तनी मैंने आपको समझाने के लिए नाप तो लिख दिया। इसमें संख्या, यहां भी हम लिख सकते थे संख्या, लेकिन संख्या नहीं लिखे क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें मात्रावाचक में नाप तौल। तो आपको जितने सारे शब्द संख्यावाचक में मिले वो सारे शब्द परिमाणवाचक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संख्यावाचक के शब्द हम दिमाग में रखते हैं तो परिमाणवाचक अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएगा। इसको रट्टा मारने की जरूरत अलग से नहीं है कि परिमाणवाचक में क्या क्या होगा। तो एक तो टेक्निकल बात होगी कि नाप तौल धातु से जो मतलब रखिएगा, और इसमें संख्या कुछ कम थोड़ा। सार्वनामिक विशेषण में आप थोड़ा सा हमको माइंड में रिवर्स गियर लगा के बताइएगा कि सर्वनाम में इक प्रत्यय जोड़कर बनाया है सर्वनामिक। तो इसका मतलब कि जो सर्वनाम से रिलेटेड शब्द हो, सर्वनामिक मतलब क्या, नामे से पता चलता है कि सर्वनाम से जो शब्द निर्मित हुआ हो, सर्वनाम जो शब्द है वही सर्वनामिक विशेषण है। तो इसमें मैं एक फ्री हिट दे दूं तो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाए होंगे, याद है पुरुषवाचक? हाँ पढ़े थे ना, पुरुषवाचक को पढ़ाए थे और उसका भेद करके भी पढ़ाए थे। पुरुषवाचक में भी 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो प्रथम पुरुष है वही उत्तम पुरुष है, जो उत्तम पुरुष है वही प्रथम पुरुष है, और एक मध्य पुरुष हुआ और अन्य पुरुष। थोड़ा सा रिवर्स गियर, मैंने हम लोग पीछे वाले को भी, इससे थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो जितने भी आपके पुरुषवाचक हैं, चाहे प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष हो, सारे के सारे ये आ जाएंगे आपको सार्वनामिक विशेषण, टोटल के टोटल सार्वनामिक विशेषण में। या मैं यूं कहूं कि निजवाचक छोड़ दीजिए तो बाकी सारे जो उसमें आ रहा है वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो निजवाचक में क्या सीखा था? आप, स्वयं, खुद, अपना, अपने आप, अपने से, यही ना सीखा था, उसको छोड़कर। तो इसमें संकेतवाचक में या निश्चयवाचक एक शब्द आपको उसमें पढ़ाया होगा मैंने। तो मैंने जब यहाँ किया कि एक खाली निजवाचक को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे सर्वनाम जो है सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। तो निजवाचक विशेषण में भी, तो निजवाचक विशेषण में क्या सीखा था? सॉरी, निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक। निजवाचक तो हमने कहा कि छोड़ दीजिए। निश्चयवाचक में क्या सीखा था? यह, याद है? यह, ये, वह, वे, यही सब ना। लेकिन इसमें सारे पुरुषवाचक को आप ला सकते हैं। अब यहां पर समझिए कि आप कहेंगे कि सर यह तो सर्वनाम में भी आपने बताया और फिर यह विशेषण में भी आ रहा है, तो जब क्वेश्चन पूछेगा और यहीं से क्वेश्चन को उठाता रहता है आपको, ताकि जो कंफ्यूजन वाला है, जो डाउटफुल क्वेश्चन है, वही आपके सामने डालता रहता है। तो आप कहेंगे तो मैं इसको 2 लाइन में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कर दें? देखिए, यह किताब मेरी है और यह मेरी किताब है। दोनों में एक ही बात है। अच्छा, शब्द सब वही होते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, सर्वनाम में
सार्वनामिक विशेषण में कुछ नया शब्द ले आइए उठा के, नहीं होता है, वही शब्द है। जैसे आटा है, एक गो आटा दुनिया में हम लोग जितने चाहे कहीं भी चले जाइए, गेहूं और चावल से ही सब कुछ बना है। अब वो आटा से आप रोटी बना लेते हैं और उसी में तनी सत्तू डाल देते हैं तो लिट्टी बना लेते हैं, उसी में तनी आलू डाल देते हैं तो आलू पराठा हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए, आप लोग एनर्जी अपना क्या खर्च कर रहे हैं, बचा के रखिए ना, आगे काम देगा। हम तो खर्च कर ही रहे हैं। तो भाई साहब आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एकदम ऐसा लगता है कि अनारकली यहाँ नाच रही है और साहिब आलम ऐसे बैठ के आराम फरमा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अनारकली यहाँ स्टेज पर नाच रही है? बेजोर बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी पर जोर डालिए। यहाँ 7 कुंडलियाँ होती है, हमारे पीठ के पीछे जो हड्डियाँ हैं रीढ़, उसमें 7 कुंडलियाँ हैं। और ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि इसमें से एक कुंडली भी यदि जागृत हो जाए तो इंसान भगवान बन जाता है। इसलिए धरती पर कुछ लोग देखते होंगे कि भगवान के रूप में वो जाने जाते हैं। अभी बड़ा एक फेमस बाबा जी हैं, बागेश्वर बाबा, तो मुझे लगता है कि उनकी 7 कुंडली में से एक कुंडली जागृत हो गई है, इसलिए ना दूसरे की बात जान जाते हैं। तो हम लोगों में से वो लाखों करोड़ों में से किसी की एक कुंडली जगती है। तो कब जगती है? जब पूरे रीढ़ की हड्डी पर आप बैठेंगे, मतलब इस पर जोर देंगे। चलते चलते गहरी बात में बताता हूँ कि पढ़ने वक्त जब भी बैठें तो टाइट होकर बैठे, लूज होकर नहीं बैठिए। क्योंकि टाइट होकर बैठने का मतलब है कि सारा वजन जो है आपके रीढ़ की हड्डी पर। तो रीढ़ की हड्डी में जब गर्माहट पैदा होगी ना तो ब्रेन तेज गति से काम करता है। और जब लूज पूंज है ऐसे तो ये रीढ़ों की हड्डी बेचारी सुसुआती रहती है, कहाँ हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा उसमें बैठिए। तो एक ही शब्द है जहाँ वो बदलाव होते रहता है, कहीं उसको हम रोटी बोल देते हैं, कहीं पूरी बोल देते हैं, कहीं कचौरी बोल देते हैं, कहीं और क्या क्या नोडल तोडल क्या क्या दुनिया संसार बहुत कुछ बनता है। तो सर्वनाम में भी यह था और विशेषण में भी यह है। बस एक ट्रिक दिमाग में रखिए कि जब ये सर्वनामिक अर्थात संकेत वाचक में जब यह ये वो ये सब सारे शब्द जब नाउन संज्ञा के पहले रहे तब समझ लीजिए कि यह विशेषण बन के आया है। जब संज्ञा के पहले रहे तो विशेषण बन के आया है। या इस दूसरे भाषा में समझिए कि इन शब्दों के बाद यदि कोई संज्ञा का प्रयोग कर दिया है तो आप आंख मूंद के समझ लेंगे कि यह विशेषण है। और कौन विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। लेकिन जब इन शब्दों के बाद कोई संज्ञा न रहे तब आप समझ लें कि यह पूर्ण रूप से सर्वनाम है, शुद्ध रूप से सर्वनाम है। गई बात दिमाग में? यह वह के बाद यदि संज्ञा रहे तब यही यह वह बोलिए विशेषण बन जाएगा। और जब इनके बाद संज्ञा ना रहे तो यही यह वह शुद्ध सर्वनाम बन जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस आपको दे के पूछेगा, रेखा खींच देगा, यहां एक रेखा खींच देगा और पूछेगा कि यह कौन सर्वनाम है या यह कौन विशेषण है या फिर यह क्या है। पद में आया हुआ यह विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है। ऐसे रहता है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 ऑप्शन देगा। तो यहां चुनने का यही तरीका है कि आप गौर से देखिए तो यहां यह के बाद किताब है। तो किताब क्या है? संज्ञा है। संसार में सब कुछ संज्ञा है क्या? तो किताब भी संज्ञा है। तो ऐसी स्थिति में इस यह को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे कि सर्वनाम कहेंगे? विशेषण हो जाएगा। तो यहां यह विशेषण है। और यह कौन विशेषण है?
सर्वनामिक विशेषण। अब आ जाइए नीचे, फिर शब्द डाला है, मैंने जानबूझ के एक ही शब्द दिया कि वही शब्द उठा के यहाँ भी डाला है। अब गौर से देखिए, तो यह के बाद यहाँ संज्ञा है? नहीं है, सर्वनाम। तो संज्ञा नहीं दिया है, संज्ञा एक शब्द के बाद दिया है, तो ऐसी स्थिति में यह सर्वनाम बन के आएगा और यह विशेषण बन के आएगा। क्लियर हुआ? ये दिक्कत इतना क्लियर हो गया ना? नहीं समझे तो एक और, हाँ अब इसी में अब इसी में एक और देखिए क्वेश्चन। अब इसी में मेरी के नीचे रेखा खींच दिया, बोला कि मेरी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। मेरी अब क्या है वह? तो एक ट्रिक दिमाग में रखिए कि जो शब्द आपने सर्वनाम में सीखा, पुरुषवाचक में पीछे जाइए, सर्वनाम में जो सीखा, तो उसके बाद यदि संज्ञा नहीं है तो आंख मूंद के मान लीजिएगा कि सर्वनामे होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। अब फिर यही मेरी यहाँ है, अब बताइए मेरी क्या है? अब यह मेरी, यही मेरी यहाँ विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद संज्ञा दे दिया है। अब क्लियर हुआ? अब तो पहचान लेंगे। और एक और उदाहरण दे कि काम चल जाएगा। ये हुआ एक बार ही बनाने के बाद दोबारा बनाना। वह एक सुंदर लड़का है और वह लड़का सुंदर है। वह लड़का सुंदर है, दोनों जगह वह हुआ है। अब आप बताइए, यह वह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि वह के बाद नाउन नहीं दिया है। यहाँ लड़का रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ वह के जस्ट बाद लड़का दे दिया है, तो यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह क्या हो गया? इट क्लियर? अब आप उतार सकते हैं। पहले जितना परोस दिए हैं थाली में उतना तो खा लीजिए। मैं फिर वापस आने वाला हूं। वहां मैंने जानबूझ के छोड़ दिया कि पहले इतना तो आप उतारिए, फिर हम स्पेशल उस पर जाके वर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ नहीं। वहाँ तो हम वहीं छोड़े हुए हैं उसको। पहले आप परिचित तो हो लीजिए शब्दों से। अब 1 2 4 आप समझ गए ना कि संख्यावाचक भी है और बोलिए परिमाणवाचक भी है। कुछ कम थोड़ा संख्यावाचक भी है और एक को कोई साथ नहीं दे रहा। अरे तो जब पूछ रहे हैं वहां बोलिए ना। तो एनर्जी बचा के मतलब कि साफ मुंह में दहिए जमा लीजिएगा, कि बोलेंगे तो दहिए टूट जाएगा। आलतू फालतू बोलने के लिए हमने कहा कि एनर्जी बचाइए। काम की बात जो है उसमें तो बोल सकते हैं ना। किसी के पास विक्स वगैरह मेंथोप्लस वगैरह रखते हैं क्या? सीजनली किसी के पास कोई प्रॉब्लम रहता है? चूंकि अधिकांश लोग के पास रहता है क्या? टैबलेट नहीं, टैबलेट नहीं। सीजनली लोग रखते हैं, चूंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग एलर्जेटिक होते हैं। हाँ लाइए, थोड़ा सा लाइए। तो मेरा छूट गया, मैं जेबी में लेके चलता हूँ इस मौसम में, लेकिन पता नहीं बरसात शुरू होती है और मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। अभी चलेगा फगुआ तक। हाँ वही होली तक ही चलेगा सर दर्द का खेल। बहुत डॉक्टर से एम्स से रिटर्न है। डॉक्टर कहता है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उसको छोड़ दीजिए। तो ये धरती पर धूल से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, ठंड से एलर्जी है, बरसात से एलर्जी है, तो कहाँ हम आसमान में जाके रहें? कोई मौसम ऐसा नहीं जहाँ धूप ना हो, धूल ना हो, ठंडा ना हो, बरसात ना हो।
हमारा तो क्लाइमेट जलवायु कुछ ऐसा है जो हम चारों मौसम के मार झेलते हैं। हमारे लिए अच्छा जगह है केरला, वहाँ सब दिन गर्मी है। या गोवा, हाँ गोवा, तो गोवा थोड़ा हमारे बजट में नहीं आने वाला है। गोवा बड़ा महंगा शहर है, अथी राज्य है। एक तो आप लोग के साथ ट्रेजरी कर दिया है ये शिक्षा मंत्री, क्या क्या साला सब भांग खाता है कि दारू पीता है कि क्या। मुझे भी थोड़ा दुख हुआ, ये क्या तमाशा बनाए हुए। लड़का एक तरफ परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जीत और मेहनत कर रहा है, और उसको रहा कि नया नया नियम। अब ये जॉब देने के चक्कर में है नहीं सच कुछ। आपने जो प्रोफेसर है, कल टीवी पर देख रहे थे, एगो जो लिखा है मैसेज, 5-7 गो गलती है। 8 लाइन में, हिंदी में 8 लाइन लिखा, हिंदी में 8 लाइन लिखा है, उसमें 9 लाइन लिखा है, उसमें 7 गो गलती है। न हर्षिकार का पता है, न दीर्घिकार का पता है, न वचन का पता है, न लिंग का पता है। और वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। खैर टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी कीजिए जम के। उनको देखिए, जो जिस कैटेगरी का रहता है वही ना समझता है। तो वो अपने को समझ रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो अन्य के पास भी कुछ नहीं है। अब जैसे पीएचडी किए हुए हैं और खुद 10 लाइन में 7 को गलती लिखते हैं, तो किस कैटेगरी के वो प्रोफेसर हैं समझ रहे होंगे। हाँ खरीदे, वो डिग्री खरीदा हुआ है। लीजिए बहन जी, कहाँ हैं, किनका है, दे दीजिए। अब भाई जी, वो हम बहन जी आपको समझ रहे थे, ले जाइए ले जाइए। नहीं हम बोले नहीं, वो लड़की के ग्रुप में बैठे हुए थे ना, so हमको लगा कि लड़किए ने दिया है वैक्सीन निकाल के, है ना, हम समझ गए, वो दिखाई भी दे रहा है। खैर टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी कीजिए। और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मन छोटा नहीं कीजिए, उदास नहीं होइए, काम कीजिए। वो चाहे हमको तो शिक्षा मंत्री को बोलते कि फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ नहीं आता बिहारी बच्चों को, तो बगल में पाकिस्तान है, वहाँ के बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री खूब आता है, क्योंकि घरे घरे में, वहाँ घरे घरे, हाँ वहाँ घरे घरे बम बनता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि पाकिस्तान को भी ले आइए बुला के, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के भरमार टीचर हो जाएगा, और हर स्कूल में सिखा देगा बम बनाना हर लड़का को। खैर छोड़िए, आप लोग टेंशनलाइज नहीं होइएगा, क्योंकि टेंशन में होता क्या कि आपकी पढ़ाई पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए कोई चीज़ का गम नहीं कीजिए, उदास नहीं होइए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। शेर सुनो, जिंदगी में सदा, ऑनलाइन को वाला को ले लेते हैं, उदास नहीं रहिए, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाइए। वो कहा है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासला कम करो, दिल मिलाते रहो। और लाख लाख संकट भी हो, आंख नम ना करो। लाख संकट भी हो, आंख नम न करो। रात काली सही पर कोई गम न करो। दिया बनकर तुम जगमगाते रहो, दिया बनकर तुम जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अंधेरी रात में भी हम दिया बनकर अपने आप को जगमगाएंगे। हम बिहारी में ये क्षमता है, हम बिहारी में ये क्षमता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अपने आप को निकाल ले जाते हैं।
और इसीलिए सारी दुनिया हमारी लोहा मानती है। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब एगो बात कहेंगे तो आप लोग को भी बुरा लगेगा। बिहार आज 28 राज्य 29 राज्य में है। 28 राज्य में आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? कभी इस पर समीक्षा कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्यों है। यहाँ बिहार में केवल और केवल हम जात देखकर वोट देते हैं, हम विकास देखकर वोट नहीं देते हैं, हम आदमी देखकर वोट नहीं देते हैं, हम केवल जात देखकर वोट देते हैं। और जब तक जात देखकर वोट करते रहेंगे तब तक हमारी यही दशा रहेगी, अन्यथा नहीं लेंगे कहीं। कोई भी हो, मतलब जात नहीं दिखी। जैसे अदर इतना और सब स्टेट सब इतना आगे डेवलप क्यों किया? क्योंकि वो काम देखता है, हम लोग जात देखते हैं। तो इसलिए हम लोग मजबूर हैं, उतार चुके हैं। आप उतार रहे तो मैं बात बना रहा था, बात मैंने बात नहीं बना रहा था, आप उतार रहे थे तो मैं देखा कि चुपचाप रहने से अच्छा कुछ बोल दिया जाए। ओ हम डस्टर खोज रहे थे, प्लस करते हैं। एक इनका अब यहां से जो क्वेश्चन उठता है सो समझिए। ये दूसरा संख्या दूसरा में न था, संख्यावाचक, और दूसरा में क्या था? ये तीसरा ना, परिमाणवाचक या मात्रावाचक। एक जगह तो हम लिख ही चुके हैं, तो बार बार क्या लिखे, वहां तो आप क्लियर समझ गए ना। इसमें हमने दोनों का सेम भेद बताया था ना, मैंने सेम शब्द बताया था। इसी कंफ्यूजन को दूर कीजिए और यहीं से क्वेश्चन रहेगा तो आप चुनने का प्रयास करेंगे, सही आंसर चुनिएगा। इसमें आपको दो भेद होते हैं संख्यावाचक के। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, और अब यही नहीं, मैं साथ ले चलता हूँ। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें भी बड़ा भेद कर दिया, फिर इसमें भी कर दिया है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। अभी पांचों फिर पढ़िए। फिर इसमें भी कर दिया है गणनावाचक के भी दो भेद, पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक। अब क्वेश्चन वो जो आप समझ रहे थे कि सीधे दे देगा 2 लड़के दौड़ रहे हैं, 5 लड़के खेल रहे हैं, हमसे पूछ देगा कि कौन विशेषण है, वो संख्यावाचक नहीं पूछेगा। अब उसमें जाके पूछेगा कि पूर्णांकवाचक कौन है, अपूर्णांकवाचक कौन है, यहां ले जाएगा आपको। गणनावाचक कौन है, आवृत्तिवाचक कौन है, यहां क्वेश्चन ले जाएगा। आप जो समझ रहे थे कि बड़ा आसान है कि संख्यावाचक बस पूछेगा, अध्याय हम चुन लेंगे, उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया है। अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ये है कि मैं डीप नॉलेज के जो भी जितना ही जानता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि हम पूरा पढ़ाएं। इधर प्रेशर है कि आप कोर्स जल्दी पूरा कीजिए। अभी तो हम तीसरा क्लास से चौथा क्लास ले रहे हैं। अब हिंदी में भी तो मैटर्स है ना भाई, आप चाहिए कि 2 4 5 क्लास में ख़त्म कर दें तो कैसे होगा। तो अब टाइम भी नहीं मिला, तो हमारा तो ऐसा है कि आपके हिसाब से चलेंगे, आपको ध्यान में रखेंगे तो फिर परेशानी, और मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे तो परेशानी। वो तो कैसा होता है कि जैसे नौकरिया संभाले तो बीवी रूठ जाए रे, और बीवी को संभाले तो नौकरिया छूट जाए रे। तो बेचारा दोराहे पर खड़ा इंसान परेशान रहता है। क्यों परेशान कर रहे हैं? तो इसमें चलो मैं लिख ही देता हूं।
इसमें भी अब भेद हो जाते हैं। अच्छा, उसका काम मैं बाद में करूंगा। चलिए पहले हम इसको क्लियर करते हैं। 1 2 3 4 हो गया। दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक। मिला जुला के यहां से क्वेश्चन डालेगा। संख्यावाचक नहीं, अब सीधे करेंगे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, पूर्णांक संख्यावाचक, अपूर्णांक संख्यावाचक, ऐसे ऑप्शन करेगा। तो अनिश्चित संख्यावाचक में आपको आ जाएगा जो उधर हम लिखे, कुछ, कम, सब, अनेक, अधिक। परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। एक, मैंने याद रखने के तरीका से बता रहे हैं कि सेम आ रहा है, देखिएगा सेम सब कुछ आ रहा है। निश्चित संख्यावाचक, क्या वाचक अपना जोड़ लीजिएगा, हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक, इसमें भी 1 2 3 4। जब वहां दोनों सेम था तो यहां कैसे बदल जाएगा? यहां भी सेम ही ना आएगा। जब वहां हम सेम शब्द लिखा है तो यहां भी सेम शब्द आएगा। और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्या। अरे वो संख्या, ये बोलना चाहिए ना कि मात्रावाचक पढ़ा तो संख्यावाचक कहाँ से लिखे? नहीं, हमको लगा कि शायद 1 2 लिखे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। नहीं, वो सॉरी, परिमाणवाचक है ना, तो परिमाणवाचक क्लियर बोलिएगा तब ना, परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक है, और इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें भी यही शब्द उतारिए, कुछ, कम, थोड़ा, ज्यादा। अब अभी तक भेद नहीं खुल रहा है, सेम चल रहा है। जो अभी इसके जस्ट पहले पढ़ाया मैंने, वही चीज अभी तक चल रहा है कि निश्चित, इसका भी संख्यावाचक का भी 2 भेद निश्चित। अब रुक जाइए ना, थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद समझा लीजिए 2 मिनट, हम भी बैठ जाएंगे। निश्चित संख्यावाचक में आपको 1 2 3 4 आ रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक में भी 1 2 3 4 आ रहा है। और निश्चित संख्यावाचक में भी आपको कुछ, कम, थोड़ा आ रहा है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में भी आपको कुछ, कम, थोड़ा, ज्यादा आ रहा है। बस एक नाजुक पॉइंट है, बस आप उतारिए नहीं, थोड़ा सा भाई साहब। अब नाजुक पॉइंट पर कभी कभी जिंदगी में बड़ा एक नाजुक पल आता है जहां बड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब यहीं आपका नाजुक पल आ रहा है, जिसको आप दिमाग में भर लिए तो आपका बेड़ा पार हो गया, नहीं तो ये सब वैसी रह जाएगा। तो एक नाजुक पल आता है जिंदगी में, कभी कभी बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। शादी करने जाते हो, देखते हो शादी में इतने लोग सब रहते हैं, घोड़ा पर चढ़ा रहता है, चाहे दूल्हा, चाहे कार में बैठा रहता है, सड़क पर भी देखता रहता है, नजर उठा के ऊपरों देखता है, यहो छत पर देखता है, जा रहा है मजे लेते हुए। शादी के समय पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो एनू अपन हुलबुल देखते रहता है। लेकिन एक नाजुक पल आता है सिंदूरदान का, वही पल बड़ा नाजुक है, क्योंकि वहाँ कन्या को लेके बहुत सारी औरतें, बुढ़िया, जवान, सब औरतें बैठी रहती हैं। अब वो बड़ा नाजुक पल है, वहां यदि थोड़ा बहुत घाये, चाहे इन्होंने देखे कहीं बुढ़िए को घसा गया, तो लेनी का देनी हो जाएगा। इसलिए मैं इसलिए बता दिया कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हाँ, वहाँ बहुत कॉन्शियस रहना है।
तो इसलिए मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि अभी तक जो है वो पंडित जी का मंत्र वगैरह चल रहा था, अब मेन सिंदूरदान का समय आ गया है, इसलिए अब आप कंसस हो जाइए। सारे शब्द हमको मिल रहे हैं कि सेम है सेम है सेम है, बस वहां प्रयोग क्या होगा तो यही खाली ध्यान में रखिएगा कि ये जो सारे शब्द आने चाहिए आएंगे यह काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले इंग्लिश में लिख दिए हैं ताकि आप समझ सकें। और ये सारे शब्द कहाँ आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। बस यही नाजुक पल था, अब खत्म हुआ। अब समझिए, यहां एक लड़का, 2 छात्र, 3 हाथी, 4 विद्यार्थी, 5 लोग, 5 आदमी। गौर से देखिए क्या शब्द लाया है, जितना भी लाया, लड़का लाया, विद्यार्थी लाया, हाथी लाया, छात्र लाया, ये सब काउंटेबल नाउन लाया, माने गिनने वाला शब्द सब लाया। तो पहले ही आप सीख चुके हैं कि जो नाउन के पहले आएगा वही विशेषण ना। तो इन शब्दों के बाद जब कोई काउंटेबल नाउन का प्रयोग करे तब हम उसको चुनेंगे निश्चित संख्यावाचक। सीधे संख्यावाचक का ऑप्शन है तो संख्यावाचक चुन लेंगे, नहीं यदि निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक यदि ऑप्शन दिया तब हम क्या चुनेंगे वहां? निश्चित संख्यावाचक। 2 छात्र ना, 2 लड़के, 5 विद्यार्थी, 4 नेता, ऐसे ऐसे करके। लेकिन आ रहा है काउंटेबल नाउन। यहां अनिश्चित में क्या आ रहा है? कुछ, कम, थोड़ा। तो आप जाने 1 2 4 निश्चित है, लेकिन यहां कुछ निश्चित नहीं है। सर्वनाम में भी पढ़ाए थे कि कुछ, ये सब निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। जैसे कुछ लोग कल चौक पर हल्ला कर रहे थे, कुछ लोग को हम गिन सकते हैं, लेकिन वहां कुछ लोग अनिश्चित संख्या है, संख्या निश्चित नहीं है कि कितने लोग थे। ये हॉल में बहुत लोग एकत्रित हो गए थे या बहुत लोग जुट गए थे, इसलिए अफरा तफरी मच गई। बहुत लोग आ गए थे, बहुत छात्र वर्ग में बहुत सारे छात्र हैं, बहुत छात्र हैं, अधिक छात्र हैं, ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये आप देख रहे हैं छात्र हैं, बच्चे हैं, जो भी शब्द आ रहा है ये सब क्या आ रहा है? काउंटेबल नाउन आ रहा है। कुछ छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ छात्र, अब कितनी संख्या है ये पता है किसी को? नहीं है। क्या बारात में कम लोग ही गए थे? कम लोग गए थे, लोग मतलब गिनने वाले लोग को गिन सकते हैं ना। सब या सभी, सब विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, सब विद्यार्थी काउंटेबल आ रहा है। तो जब निश्चित संख्यावाचक आ जाए काउंटेबल नाउन के पहले तो निश्चित, ये संख्या आ जाए तो निश्चित संख्यावाचक, और जब ये अनिश्चित का शब्द रहे काउंटेबल नाउन के पहले तो अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें आ जाए, जैसा कि नामे से कह रहा है परिमाणवाचक, मतलब मात्रावाचक। मात्रावाचक, तो मात्रावाचक किसी की मात्रा है तो हम गिन तो नहीं सकते हैं, तो इसमें सारे के सारे शब्द वही रहेंगे, जो सारे शब्द संख्यावाचक में हैं वही सारे शब्द इसमें भी रहेंगे, केवल नाउन बदल जाएगा। नाउन बदल जाएगी मतलब अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे 1 किलो आटा, 1 किलो आटा, 2 किलो चावल, 3 किलो दूध, 4 किलो दही। अब देख रहे हैं जितना आया, आटा, चावल, दूध, दही, ये सब कौन नाउन है? अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब अंतर समझ सकते हैं तो समझिए, 1 किलो आलू और 1 किलो आटा। 1 किलो आलू कौन हो जाएगा? काउंटेबल नहीं है, बोलिए, हम खाली समझाने के लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल बोले हैं। आप बोलिए निश्चित संख्यावाचक। 1 किलो आलू निश्चित संख्यावाचक।
1 किलो आटा अनिश्चित परिमाणवाचक, और निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, सॉरी, हाँ, निश्चित परिमाणवाचक। और फिर आवाजें अनिश्चित में, जैसे कुछ विद्यार्थी, तो यह हो जाएगा कुछ विद्यार्थी, तो विद्यार्थी काउंटेबल है, तो यह होगा अनिश्चित संख्यावाचक। और कुछ दूध, कुछ दूध, तो कुछ के बाद दूध आया, अनकाउंटेबल है, तो वह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे देखते हो ना, पड़ोस उड़ोस में एक आध गो औरत मांगने वाली ज़्यादा होती है, तो वो पहुँच जाती है रोज, बहन जी थोड़ा सा दूध दीजिएगा, थोड़ा दूध दीजिएगा ना, दूध देती है तो कुछ चीनी भी दे दीजिए, कुछ चीनी, कुछ चीनी, अनकंटेबल है चीनी, कुछ चीनी दे दीजिए, वो भी अनकंटेबल है। फिर वो दूध चीनी जब देती है तो कहते हैं बहन जी ऐसा कीजिए ना, कुछ चाय पत्ती भी दे दीजिए, कुछ चाय पत्ती भी दे दीजिए। तो जब चाय पत्ती देने आती है तब वो कहती है कि ऐसा कीजिए ना बहन जी, दूध तो दे ही दिए, चावल अथी दूध दे ही दिए, चाय पत्ती दे दिए, चीनी भी दे दिए, तो ऐसा कीजिए ना कुछ गैस भी ले जाइए। तो कुछ गैस मतलब गैस को भी हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये सारे कहाँ आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे लगता है कि अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया। बोलिएगा मैडम उधर से, आप लोग कोई दिक्कत? 1 कुंटल आलू हो चाहे 10 कुंटल आलू हो, आलू को हम गिन सकते हैं, टमाटर हम गिन सकते हैं, प्याज गिन सकते हैं, हाँ, लेकिन वही राई, सरसों, चावल, आटा, गेहूं, इसको नहीं गिन सकते। तो ये सब अनकंटेबल में आता है। बोलिए ईमानदारी से, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन आपको यहीं से उठाएगा, क्वेश्चन आपको संख्यावाचक में या परिमाणवाचक में क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। और एक इसका और है निश्चित वाचक में, पहले आप उतार लीजिए तो हम निश्चित वाचक में कुछ और काम कर दें। कर लिए? कितना देर तक क्लास करना है? 10 मिनट ही है। अच्छा, तो चलिए, जब 6 बजे तक, 6:30 तक है। अच्छा, तो एक देखिए ना, हम चाह रहे हैं कि 1 मैटर शुरू किए थे, इसको खत्म कर, क्योंकि फिर कब मुलाकात होगी नहीं होगी पता नहीं चलता है। इसको मैं आगे बढ़ूं, कितना देर में उतारिए, कितनी देर में? तो काउंटेबल नाउन के पहले नहीं शब्द आएगा तब नहीं विशेषण होगा, नाउन के पहले सारे शब्द आएंगे तभी नहीं विशेषण होगा। नहीं, इधर हो चाहे उधर हो, ये नाउन खाली जगह छोड़े, यहां ये सारे शब्द आएंगे, उसके बाद ही अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तब हम उसको मानेंगे परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक चाहे अनिश्चित परिमाणवाचक, जो आपको मानना हो। तो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है, अनिश्चित क्या है, कुछ कम थोड़ा है, जहां हम पूरा नहीं ये कर सके, जहां क्लियर ना हो कि कितने लोग थे, कितने आदमी थे, ये नहीं क्लियर हो। बोलिए, मैं पेज ही ले लेता हूं। ये गुणवाचक विशेषण में थोड़ा सा जो है ना, ये मुझे समझाना जरूरी लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब छोटी छोटी बात है, उसको लगता है कि ये तो लड़का जानता है, लेकिन यहां से उठाया गया क्वेश्चन,
इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको उठाएगा। एक क्वेश्चन की और जगह बन रही है, ये संख्यावाचक को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। संख्यावाचक के भी 5 भेद अब इधर उधर तक हुआ, निश्चित और अनिश्चित। अब उसमें जो निश्चित आप देखे थे पहला, निश्चित संख्यावाचक देखा था ना, निश्चित संख्यावाचक जो देखा था तो उसमें 5 भेद हो गया। एक होगा गणनावाचक, एक हो जाएगा आपका क्रमवाचक, तीसरा हो जाएगा आवृत्तिवाचक। सब कम से कम परिचय रहे तब ना ऑप्शनों चुनने में सुविधा होगी। चौथा हो जाएगा समुदायवाचक, और पांचवा हो जाएगा प्रत्येक बोधक। गणनावाचक में आप पढ़े 1 2 4 ना, क्रमवाचक में आ जाता है आपको पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक में आ जाता है आपको एक दो तीन चार हो गया आपका गणनावाचक। क्रमवाचक हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। और आवृत्तिवाचक में प्रथम, दूसरा, तीसरा नहीं, वो उसमें शब्द आता है, इसी को हम पहला शब्द इसमें नहीं आता है, इसमें आ जाता है दुगुना से शुरू होगा, दुगुना, तिगुना, ये सब शब्द भी आता है। तिगुना, चौगुना, चौगुना, ये शब्द आ जाएगा। दुगुना, तिगुना, चौगुना कौन टवर्गीय न होना चाहिए। समुदायवाचक में आ जाता है, इसमें भी एक नहीं आता है, इसमें आ जाएगा दोनों, तीनों, चारों। अब प्रत्येक बोधक में आ जाता है प्रत्येक, प्रत्येक आ गया। एक और शब्द है प्रत्येक, एक शब्द और इसमें आना चाहिए था। प्रति जोड़ एक होता है, या हर एक, हर एक भी आता है इसी में, हर एक, ये शब्द आ जाएगा। सवा, सवा, ये सब भी याद लगाने दीजिए, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, ज़्यादा नहीं लिखना। केवल हमको ध्यान रखना है ये कि गणनावाचक में 1 2 3 4, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक से जो मतलब रखता हो हर एक से। अब ये गणनावाचक को भी 2 भेद में बांटा है। बाप रे बाप, इतना जटिल बना दिया है कि अब ना पढ़िए तो वो फिर ऑप्शन डाल देगा तो दिक्कत होगी। गणनावाचक के भी 2 भेद हो गए।
एक भेद में आ जाता है पूर्णांक, पूर्णांकवाचक, और दूसरा में आ जाता है अपूर्णांक। तो पूर्णांकवाचक में क्या है कि जो यही 1 2 3 4 जो आप देखे हैं वही सब होगा, और इसमें आ जाता है सवा, आधा, पौने, यही सब, डेढ़, डेढ़, तो ये सब आ जाता है इसमें। तब आधा किलो दूध बोले तो ये क्या आ जाएगा, अब वो गलत हो जाएगा क्योंकि दूध अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो परिमाणवाचक में जाना चाहिए, और अभी हम संख्यावाचक का ही भेद पर है। तो आना चाहिए क्या, आधा किलो आलू, सावा सेर प्याज, माने गिनने वाला आना चाहिए, जो संख्यावाचक न है, और ऐसे भी गणनावाचक कह रहा है तो गिनने वाला नाउन आना चाहिए, गिनने वाली संज्ञा आनी चाहिए। तो सावा सेर टमाटर, आधा किलो प्याज, और पौन किलो भिंडी, और 1.5 किलो मिर्चाई। मिर्चाई काउंटेबल में आएगा, मिर्चाई काउंटेबल में आएगा। तो किलो के बाद आप दूध बोलेंगे तो परिमाणवाचक होगा, किलो के बाद टमाटर बोलेंगे तो संख्यावाचक होगा। टमाटर को हम गिन सकते हैं, दूध को नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। उसका लीटर गिन सकते हैं, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, लीटर गिन सकते हैं, दूध नहीं गिन सकते हैं। अरे सब तो वहां लिखा हुआ है ना, सब आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज, टमाटर लिखिए ना भाई, क्या है, काउंटेबल नाउन आना चाहिए। मीट अनकाउंटेबल में आएगा, कौन मीट, बकरा वाला, अनकाउंटेबल होगा वो। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और इसमें आता है, वो है प्रविशेषण। ये प्रभु क्या कर रहे थे उस समय से, अब कहां से, यहां से बैक होता है। टाइम ज्यादा हो गया, हम एक विशेषण खत्म करके ही जाएंगे, घबराइए नहीं। थोड़ा सा क्या परेशानी मैडम, क्या दिक्कत है आपको, थोड़ा सा ये उतार लिए हैं आप लोग उतार लिए हैं सब। हे प्रभु, लीजिए, किस में बताएं, पूर्णांक बताएं ना कि 1 2 3 4 जो है सो आ जाएगा। पूर्णांकवाचक में अपूर्णांकवाचक होगा, जिसमें सवा, आधा, पौने, 1.5 यही सब शब्द लगा मिलेगा। तो ये शब्द जब मिलेगा, जो पुरानका जमाना में हम बोलते थे ना, वही सारे शब्द अपूर्णांकवाचक होगा। हाँ, वो भी काउंटेबल होना चाहिए नाउन। उसके बाद माने सावा शेर के बाद काउंटेबल नाउन ही आना चाहिए, अनकाउंटेबल रहेगा तो वो चला जाएगा फिर परिमाणवाचक में। हाँ, केवल चूंकि आप पढ़ रहे हैं संख्यावाचक ना, तो संख्यावाचक में काउंटेबल नाउन आएगा। एक आगे बढ़े इसी से ना, एक इसमें प्रविशेषण है, जरा ध्यान दीजिए। प्रविशेषण
प्रविशेषण को एक लाइन में खाली समझिए। प्रविशेषण को केवल एक, इन लोगों को क्या हुआ, तब तो ट्रेन पकड़ना है। तो प्रविशेषण में क्या हो जाएगा, ठीक है हम छोड़ रहे हैं 2 मिनट बस। प्रविशेषण क्या होता है, तो ये प्रविशेषण हम किसे कहते हैं, तो जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, तो विशेषण के बाप को हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण के भी बाप होता है। विशेषण तो और के सबकी विशेषता बतलाते ही रहता है, ये विशेषण की भी विशेषता बतलाने के लिए जो आता है वह प्रविशेषण होता है। तो इसमें आपको आ जाएगा, जैसे अभी देखे थे कि वह तेज लड़का है, इसमें विशेषण कौन है, तेज है, क्योंकि लड़का के पहले तेज है। अब प्रविशेषण क्या होगा उसी को समझिए, वह हाँ बहुत तेज लड़का है। तो तेज विशेषण है और इसकी विशेषता बतलाने के लिए बहुत आ गया, तो यह हो जाएगा आपका प्रविशेषण। समझ गए। अब चलिए इसमें एक तुलनात्मक विशेषण आता है। तुलनात्मक विशेषण भी एक है जो कभी कभी आपको डाल देगा, किसमें, तुलनात्मक विशेषण ऑप्शन में डालता है। तो तुलनात्मक विशेषण में हम एक के लाइन में आपको समझा दे कि डिग्री आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में डिग्री। डिग्री पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वही इसमें होता है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो अच्छा ठीक है, चलिए। बड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश हिंदी दोनों का, बहुत अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी नहीं होता है, लेकिन ये मेरे जैसा आदमी आपको देखिए इसका मूलावस्था होता है, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी का कम्बो है मेरे ब्रेन में। कम्बो समझते हैं ना। तो मूलावस्था इसको कहते हैं उत्तरावस्था, और इसको कहते हैं उत्तमावस्था। क्या बोलते हैं, उत्तमावस्था। तो आप अंग्रेजी में सुने होंगे ग्रेट, ग्रेटर। आप जानते हैं कि कॉम्परेटिव बनाते हैं तो ईआर जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ देते हैं, तो कॉम्परेटिव बन जाता है ईआर जोड़ने से, सुपरलेटिव बन जाता है ईएसटी जोड़ने से। लेकिन अब चूंकि इंग्लिश तो हम पढ़ा नहीं रहे, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में देखिए एक होता है उच्च, सब आप लोग टीचर बनने वाले हैं, एक होता है उच्च विद्यालय। ठीक है, उच्च विद्यालय नाम सुने ना, हाई स्कूल, तो रूप चलता है हाई, हायर, हाईएस्ट। तो उसी तरह उच्च, इसका हो जाएगा उच्चतर, उच्चतर, और इसका हो जाएगा उच्चतम। क्या दिमाग में, तो उच्च विद्यालय, विद्यालय आ गया तो उच्च क्या बन गया, उच्च के बाद विद्यालय आया तो उच्च क्या बन गया, एडजेक्टिव, विशेषण बन गया। अब आपसे पूछ रहा है उच्चतर विद्यालय, अब पूछेगा कि उच्चतर विद्यालय में, उच्चतर विद्यालय क्या है, प्रविशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, संज्ञा है, या सर्वनाम है, जो ऑप्शन उसको मन करेगा डालेगा। तो ये उच्चतर हो गया आपका तुलनात्मक विशेषण। इसमें तुलना जब किया जाता है कि उससे बेहतर, अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। अच्छा माने बेहतर, अच्छा, कॉम्परेटिव, बेहतर, और सुपरलेटिव
बेहतरीन। आपको जो पढ़ाई चल रही है हिंदी की, उसमें कौन नंबर पर आप ले जाना चाहते हैं? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में? सुपरलेटिव में ले जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब मेरा हाजीपुर से आना सफल हो रहा है। थोड़ा सा सर दर्द मेरा करता रहता है, मौसम खराब हो गया इसलिए। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है। 2 जगह का पानी हो जाता है ना, वहाँ पानी फिर यहाँ का पानी। और कल अभी मैं क्लास लूँगा, कल भी शायद सैटरडे है ना, कल क्लास लूँगा। परसों शायद मुलाकात हमारी आपकी ना हो पाए। तब तक के लिए सुबह खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।